हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज डिकोड। आज हम आपके लिए एक साउथ कोरियन थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म लेके आए हैं जिसका नाम कॉल है और इस फिल्म को चुंग हाइन ली ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.1 है। अगर आपको डार्क हॉरर मिस्ट्री फिल्म की एक्सप्लेनेशन पसंद है तो आप सही जगह आए हैं। हम यही करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो को मिस न करें। तो चलिए फिल्म शुरू करते हैं। सबसे पहले सीन में हम ये सोयोन को देखते हैं जो विलेज में एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। सोयोन का फोन शिफ्टिंग के दौरान खो गया था। घर में शिफ्ट होने के बाद घर के स्टोर रूम की तलाशी लेते वक्त उसे एक फोन मिलता है। वो उस फोन से अपने मोबाइल का नंबर डायल करती है। कॉल एक आदमी उठाता है और सोयोन उसे कहती है कि ये मोबाइल मेरा है जो कि ट्रेन स्टेशन में खो गया था। वो आदमी मोबाइल वापस करने के लिए पैसों की डिमांड करता है और कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर बाद सोयोन को उस फोन से किसी लड़की की कॉल आती है। कॉल उठाती ही वो लड़की कहती है कि तुम सही थी, कि मॉम पागल है और वो मुझे अब घर से निकलने ही नहीं देती। सोयोन कहती है कि ये रॉन्ग नंबर है। वो लड़की कहती है कि क्या ये सुनही का नंबर नहीं है, जो कि शायद उसकी फ्रेंड थी, और ये कहती ही वो फोन काट देती है। नेक्स्ट सीन में हम लोग सोयोन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। वो अपनी बीमार माँ से मिलने आई थी जिसे ब्रेन ट्यूमर था और इसके इलाज के लिए 100 मिलियन बोन चाहिए थे। सोयोन की माँ उससे अपने इंश्योरेंस पेमेंट के बारे में बात करती है। सोयोन की माँ को अपने बचने की उम्मीद नहीं थी और इन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि सोयोन के बाप की काफी साल पहले डेथ हो गई थी। एनीवे सोयोन अपनी माँ से नाराज होके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सोयोंग अपने बाप की कब्र पे आती है। फिर वो अपने घर पहुँचती है जहाँ उसे उसी लड़की की कॉल आती है। वो कॉल वाली लड़की सोयोंग को अपनी दोस्त सुनही समझ के वो कहती है कि मॉम मुझे मारना चाहती है, इसलिए जल्दी आ जाओ। वो अपने घर का एड्रेस बताती है। सोयोंग फिर उससे कहती है कि ये रॉन्ग नंबर है। फोन वाली लड़की कहती है कि क्या ये सुनही का स्टोर नहीं है। सोयोंग ना में जवाब देती है और फोन वाली लड़की गुस्से से कहती है कि क्या तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो, और कॉल कट कर देती है। अब यहाँ पे हैरत की बात ये थी, कॉल वाली लड़की जो अपने घर का एड्रेस बताती है वो उसी घर का एड्रेस था जहाँ पे सोयोन रह रही थी। नेक्स्ट सीन में सोयोन सोई होती है और उसकी टांग पे जलने के निशान थे। उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। एक तस्वीर नीचे गिरी थी जिसे वो दोबारा लगाने के लिए दीवार में कील ठोकती है और नोटिस करती है कि वो दीवार खोखली है। वो उस दीवार को तोड़ देती है। वो कोई सीक्रेट बेसमेंट था। अंदर जाने पर उसे एक चेयर पे टेडी बेयर मिलता है और साथ में उससे किसी लड़की की डायरी मिलती है। वो डायरी 1999 में लिखी गई थी। नेक्स्ट सीन में सोयोन उस लड़की की तस्वीर लेके एक विलेज फार्मर से पता लगाती है। फार्मर उस लड़की का नाम योंगसुक बताता है और ये भी बताता है कि उसकी माँ एक शामन थी। शामन ऐसे शख्स को कहते हैं जो कि इविल स्पिरिट वगैरह को रिमूव करता है। सोयोन उस फार्मर से और भी सवाल पूछती है लेकिन वो कहता है कि ये 90s की बात है और उसे कुछ सही से याद नहीं। वहाँ से वापस आते वक्त वो सुनही स्टोर देखती है, वही सुनही स्टोर जिसके बारे में वो कॉल वाली लड़की बात कर रही थी। घर जाते ही उसे फिर उस लड़की की कॉल आती है जो बता रही थी कि उसकी माँ उसे जला रही है। दूसरी तरफ हम लोग फर्स्ट टाइम उस कॉल वाली लड़की को देखते हैं जिसे उसकी माँ घसीट के लेके जा रही थी उसे जलाने, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि योंगसुक थी। उसका चिल्लाना सुन के सोयोंग बहुत डर जाती है। कॉल कट हो जाती है। दूसरी तरफ जब योंगसुक की माँ उसको जलाने की कोशिश करती है तो वहाँ पे आग लग जाती है। वहाँ आग लगने से सोयोन के घर के बेसमेंट में भी आग लगने के असरात दिखाई देते हैं। नेक्स्ट सीन में फिर योंगसुक कॉल करती है और शिकायत करती है। सोयोन को सुनही समझ के वो कहती है कि कल तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आई। सोयोन उससे क्वेश्चन करती है, क्या तुम्हारे घर का एड्रेस वही है जो उस दिन तुमने मुझे बताया था, क्योंकि मैं भी उसी घर में रहती हूँ, और ये भी कि उसने योंगसुक की तस्वीर देखी हुई है जो कि नवंबर 26, 1999 को ली गई थी। योंगसुक उससे कहती है कि आज तो नवंबर 18 है। सोयोन उसे बताती है कि उसकी डायरी इसके पास है। सोयोन उसे ये बताती है कि कल उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। सोयोन जो उसे बताती है उसकी डायरी में वही कुछ लिखा हुआ था। योंगसुक डर जाती है और कॉल कट करने लगती है, लेकिन सोयोन नवंबर 18, 1999 को सर्च करती है और योंगसुक को बताती है कि आज शाम एक प्लेन क्रैश करेगा जिसमें 136 पैसेंजर इंजर्ड होंगे। अब यहाँ पे मैं आपको मूवी का प्लॉट बताती चलूं ताकि आगे समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। सोयोन और योंगसुक दोनों एक ही घर में रहती हैं लेकिन अलग अलग टाइम में। जी हाँ, अलग अलग टाइम में। योंगसुक 90s में उस घर में रहती है जबकि सोयोन प्रेजेंट में उस घर में रहती है, और दोनों एक फोन से कनेक्टेड हैं जो कि टाइम मशीन की तरह काम कर रहा
है। नेक्स्ट सीन में हम लोग योंगसुक और उसकी माँ को डिनर टेबल पे देखते हैं। उन दोनों की कन्वर्सेशन से ये पता चलता है कि योंगसुक एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में रह चुकी है और ये भी कि जल्दी वो इस घर को छोड़ के जाने वाले हैं। जब उसकी माँ मेंटल इंस्टीट्यूशन में रहने का टोंट उसे मारती है तो उसे गुस्सा आ जाता है। योंगसुक बहुत बुरे तरीके से खाना शुरू कर देती है, जिसे देख के उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है और उसकी माँ गुस्से में उसके बाल बांधने लगती है। और इसी दौरान टीवी पे प्लान क्रैश की ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। योंगसुक सियोयोन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि उसे ये सब कुछ कैसे पता है। सियोयोन योंगसुक को समझाती है। अब सियोयोन उसकी एज के बारे में पूछती है तो वो बताती है वो 28 की है। सियोयोन भी 28 की होती है। अब वो दोनों एक दूसरे से बातें करती हैं। सियोयोन योंगसुक को इंटरनेट स्मार्टफोन के बारे में बताती है। इसी तरह ये एक दूसरे से घुल मिल जाती हैं। योंगसुक बताती है कि इसकी असल माँ मर चुकी है और ये इसकी स्टेप मदर है। सियोयोन भी कहती है कि जब वो छोटी थी तो उसके फादर की डेथ हो गई थी। उसकी माँ चूल्हा बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से घर में आग लगने से उसके फादर की डेथ हो गई और वो किसी तरह बच गई। तभी मूवी की स्टार्ट में सियोयोन का रवैया अपनी माँ के साथ रूट था। फिर योंगसुक कॉल रख देती है। अगली सुबह योंगसुक की माँ पैकिंग कर रही होती है और आज की डेट 21 नवंबर 1999 थी। उनका घर देखने के लिए कोई लोग आते हैं। ये लोग और कोई नहीं बल्कि सियोयोन और उसके पेरेंट्स थे, जो कि उस घर को खरीदने के लिए आए थे। उस वक्त सियोयोन 8-9 साल की थी। अब छोटी सियोयोन योंगसुक से मिलती है। योंगसुक सियोयोन का नाम सुन के उसे पहचान लेती है और फिर बड़ी वाली सियोयोन को कॉल करके उसे उसके बाप की आवाज सुनाती है, जिसे सुन के सियोयोन इमोशनल हो जाती है। योंगसुक सियोयोन को कहती है कि उसका रुलाने का मकसद नहीं था। योंगसुक सियोयोन को कहती है कि शायद वो उसके बाप को बचा सकती है। अब हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। आज 27 नवंबर 1999 का दिन था और ये वही दिन था जब सियोयोन के फादर की डेथ हुई थी। तो सियोयोन और योंगसुक का प्लान ये था कि योंगसुक घर में आग लगने से पहले जाकर उस इंसिडेंट को होने से रोक देगी। योंगसुक बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अपनी माँ से छुप के सियोयोन के घर जाती है। अब हम छोटी सियोयोन को देखते हैं जो घर में खेल रही थी और हम लोग ये देखते हैं कि चूल्हे पे कुछ पकने के लिए रखा हुआ था। सियोयोन के फादर सो रहे थे जबकि उसकी माँ घर से बाहर किसी काम के लिए चली जाती है और घर के दरवाजे की चाबी वो एक गमले के नीचे रख देती है। योंगसुक सही टाइम पे आग लगने से पहले वहां पहुंच जाती है और इस इंसिडेंट को होने से रोक देती है। अब प्रेजेंट में सियोयोन योंगसुक की कॉल का इंतजार कर रही थी और इसी दौरान उसके बर्न मार्क्स गायब होने लगते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि सियोयोन का पास्ट चेंज करने से उसका पूरा प्रेजेंट चेंज हो जाता है। उसके कपड़े, उसका घर, सब कुछ चेंज हो जाता है। घर के बाहर उसके पेरेंट्स थे, वो जाके अपने पेरेंट्स से मिलती है। अब उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर नहीं था और अपने फादर को देख के सियोयोन बहुत इमोशनल हो जाती है। सियोयोन के पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सियोयोन रोते हुए योंगसुक का शुक्रिया अदा करती है। योंगसुक बहुत हैरान होती है कि उनका ये प्लान काम कर गया। दिन गुजरते जाते हैं और सियोयोन और योंगसुक की दोस्ती बढ़ती जाती है। योंगसुक सियोयोन के लिए डिफरेंट निशान और चीजें वगैरह छोड़ती है ताकि सियोयोन को प्रेजेंट में मिल सके। एक दिन योंगसुक सियोयोन से बात कर रही होती है लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे होते हैं। सियोयोन योंगसुक से पूछ के अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। सियोयोन अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय करती है जबकि योंगसुक सियोयोन को कई दफा कॉल करती है। सियोयोन कॉल नहीं उठा पाती क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ बिजी होती है। सियोयोन घर वापस आती है और सबसे पहले वो योंगसुक की कॉल उठाती है। योंगसुक सियोयोन पे गुस्सा करती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। सियोयोन इसको मजाक समझ के हंसने लगती है। इसी दौरान योंगसुक की माँ उसे सियोयोन से बातें करता पकड़ लेती है। कॉल पे योंगसुक की चीखों की आवाज आती है और कॉल कट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में योंगसुक की माँ उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करती है। वो योंगसुक को मारती है। सबके दौरान योंगसुक को दौरा पड़ता है, जिससे योंगसुक की स्टेप मदर को ये लगता है कि वो पोजेस्ड है। वो कुछ पढ़ने लगती है और जैसे ही वो योंगसुक को हाथ लगाती है उसे विजन्स आते हैं। विजन में योंगसुक खून साफ कर रही होती है और वो बिल्कुल खून में लथपथ होती है। दूसरी तरफ सियोयोन योंगसुक के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है। वहाँ उसे ये पता चलता है कि योंगसुक की माँ ने 1999 में एक्सोर्सिज्म करते वक्त अपनी स्टेप डॉटर को जान से मार डाला था और ये कि योंगसुक को मेंटल इलनेस थी। दूसरी तरफ हम लोग पास्ट में योंगसुक की माँ को देखते हैं जो कि सुनही स्टोर जाते हैं और वहाँ पे सुनही को देखते हैं जिसके पाँव पे एक गहरी चोट थी। अब ये चोट कैसे लगी ये हमें आगे जाके पता चलेगा। दूसरी तरफ सियोयोन योंगसुक को कॉल करके बता देती है कि आज रात उसकी माँ उसे जान से मार डालेगी। योंगसुक को उसकी बात पे यकीन नहीं आता। रात हो जाती है और फिर
योंगसुक की स्टेप मदर एक चाकू लेकर योंगसुक के कमरे में जाती है और उसको कई दफा स्टैब करती है, लेकिन योंगसुक अपने बेड पे होती ही नहीं है, इसलिए वो बच जाती है। वो अपने कमरे के दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी। योंगसुक अपनी स्टेप मदर से पूछती है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहती है। योंगसुक की माँ कहती है कि तुम्हारे फॉर्च्यून में ये था कि तुम्हारे हाथों से बहुत से लोगों का खून होगा। योंगसुक हंसने लगती है। योंगसुक की स्टेप मदर एक चैंटिंग करने लगती है, जिससे योंगसुक को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा कि वो अपनी माँ को जान से मार डालती है। नेक्स्ट सीन में योंगसुक सियोयोन को कॉल करती है और उससे कहती है कि मेरे और मेरी माँ के दरमियान थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब ठीक हो गई है। वो उसे ये नहीं बताती कि उसने अपनी माँ को जान से मार डाला है। अब योंगसुक अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती है, अपनी मर्जी का खाना, अपने मर्जी के कपड़े पहनती है। अब प्रेजेंट में सियोयोन के घर स्ट्रॉबेरी फार्मर स्ट्रॉबेरीज लेके आता है, वही स्ट्रॉबेरी फार्मर जो कि मूवी के स्टार्ट में योंगसुक के बारे में बताता है। अब पास्ट में वही स्ट्रॉबेरी फार्मर स्ट्रॉबेरीज लेके योंगसुक के पास आता है। उस वक्त वो स्ट्रॉबेरी फार्मर जवान था। योंगसुक उसे डिफरेंट कपड़े ट्राई कर करके दिखाती है। योंगसुक कपड़े चेंज करने जाती है, इसी दौरान वो स्ट्रॉबेरीज फ्रिज में रखने जाता है। फ्रिज में बहुत से प्लास्टिक बैग रखे हुए थे, जिससे बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। जब वो उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर किसी के बॉडी पार्ट्स थे, जो कि ऑब्वियसली योंगसुक की स्टेप मदर के थे। योंगसुक उसे देख लेती है और वो उसे भी मार डालती है। योंगसुक उसे मार देती है, जिसकी वजह से वो प्रेजेंट में भी गायब हो जाता है। सियोयोन अपने पेरेंट्स से स्ट्रॉबेरी फार्मर के बारे में पूछती है तो उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। वो स्ट्रॉबेरी फार्मर के फार्म में जाती है। फार्म बिल्कुल उजड़ा हुआ था, जैसे किसी ने सालों से उसे यूज ही ना किया हो। सियोयोन अब पुलिस स्टेशन जाती है स्ट्रॉबेरी फार्मर के बारे में पता लगाने के लिए, तो वहाँ उसे पता चलता है कि योंगसुक नामी लड़की ने 1999 में स्ट्रॉबेरी फार्मर और अपनी स्टेप मदर का कत्ल किया था और पकड़े जाने के बाद अपनी सारी जिंदगी जेल में गुजारी थी। अब सियोयोन सुनही स्टोर जाती है। हाँ, वो सुनही से मिलती है जो बूढ़ी हो चुकी थी। वो सुनही से योंगसुक के बारे में पूछती है तो वो बताती है वो और योंगसुक बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं उसे सीधी सादी लड़की समझती थी, लेकिन एक दिन उसने मेरे साथ ऐसा किया। वो अपनी जली हुई टांग दिखाती है और कहती है कि अगर योंगसुक की माँ मुझे ना बचाती तो शायद मैं मर चुकी होती। दूसरी तरफ पुलिस वाले योंगसुक के घर आते हैं स्ट्रॉबेरी फार्मर का पता लगाने के वो कल से गायब है। योंगसुक किसी तरह झूठ बोल के अपने आप को बचा लेती है। अब सियोयोन योंगसुक को कॉल करती है। उस वक्त योंगसुक लाशों को फ्रिज में से निकाल के पानी में भिगो के रख रही थी। सियोयोन योंगसुक को कहती है कि तुमने अपनी माँ और स्ट्रॉबेरी फार्मर को मारा है। योंगसुक अनजान बनने की कोशिश करती है, लेकिन सियोयोन कहती है कि फ्यूचर में वो पकड़ी जाएगी। वो उसे आर्टिकल पढ़ के सुनाती है और ये कि सारी जिंदगी तुम जेल में गुजारोगी। ये सुन के योंगसुक को बहुत गुस्सा आता है। योंगसुक कहती है कि वो एविडेंस बताओ जिसकी वजह से मैं पकड़ी जाऊंगी। सियोयोन आगे से कोई जवाब नहीं देती। योंगसुक एहसान जताती है कि क्या तुम भूल गई हो कि मैंने तुम्हारे बाप की जान बचाई थी। योंगसुक डर के मारे फोन कट कर देती है और फिर वो योंगसुक की कॉल दोबारा उठाती है तो योंगसुक उसे बहुत गालियां देती है, उसे अनग्रेटफुल और पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। सियोयोन कॉल कट कर देती है और डिसाइड करती है कि दोबारा वो योंगसुक से कभी बात नहीं करेगी। वो फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। अब तक तो उसे पता चल ही चुका था कि उसका पाला एक साइकोपैथ के साथ पड़ गया है। अब हम योंगसुक को देखते हैं जो अभी तक सियोयोन को कॉल मिला रही थी, लेकिन नंबर बंद आता है। उसी वक्त बेल बजती है और दरवाजे पे छोटी सियोयोन और उसके फादर योंगसुक की मदर से मिलने आए थे, क्योंकि उन्हें मकान खरीदने के बारे में कुछ बात करनी थी। योंगसुक ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसकी माँ घर पे ही है। वो उन्हें घर में वेट करने का बोलती है। योंगसुक सियोयोन के बाप को जान से मार डालती है और छोटी सियोयोन को ये कहती है कि ये तुम्हारी सजा है मेरी कॉल ना उठाने की। फिर से उसका पास चेंज होने की वजह से उसका फ्यूचर चेंज हो जाता है। प्रेजेंट में सियोयोन का बाप उसे गाड़ी चलाना सिखा रहा होता है और अचानक से वो गायब होने लगता है। उसका बाप गायब हो जाता है और अब सियोयोन बिल्कुल अकेली थी। सियोयोन घर पहुंचती है तो वो देखती है घर की शक्ल बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। घर के फ्लोर पे मैसेज लिखा हुआ था कि कॉल उठाओ, जो कि ऑब्वियसली योंगसुक ने लिखा था। उसी वक्त कॉल आती है और सियोयोन योंगसुक से पूछती है अपने बाप के बारे में, तो वो कहती है मैं तो उसे मार चुकी हूँ। योंगसुक कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि फोन को डिस्कनेक्ट मत करना। योंगसुक पागलों की तरह हंसने लगती है और सियोयोन उसे बहुत सुनाती है और ये कि वो उसे मार डालेगी, लेकिन योंगसुक कहती है कि तुम कर ही क्या सकती हो, तुम तो पहले से मेरे कब्जे में हो। तुमने छोटी सियोयोन को बांध के रखा हुआ था। योंगसुक सियोयोन को 1 घंटे का टाइम देती है, यही कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर एविडेंस के बारे में बताए। सियोयोन के पास और कोई चॉइस नहीं थी, अगर उसने मना किया तो वो उसे भी मार डालेगी। सियोयोन को पता चलता है कि एविडेंस एक चाकू था और ये वही चाकू है जो योंगसुक की स्टेप मदर का था। लेकिन सियोयोन को योंगसुक की मदद नहीं करनी थी बल्कि उससे बदला लेना था। वो इंटरनेट पे सर्च करती है तो वहाँ से पता चलता है कि दिसंबर 31, 1999 को 5 बजे एक ग्रीन हाउस में एक्सप्लोजन हुआ था। अब सियोयोन योंगसुक को कॉल करके बताती है कि एविडेंस एक चाकू है जो कि तुमने फेंक दिया था। उस पर दोनों विक्टिम्स का खून और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स थे। वो एक जंक कलेक्टर के पास था। सियोयोन उसे ये सब कुछ तो बताती है, लेकिन वो उसे गलत पता बताती है।
वो योंगसुक को उसी ग्रीन हाउस जाने बोलती हैं जहाँ 5 बजे एक्सप्लोजन होना था। योंगसुक ग्रीन हाउस पहुंच जाती है और 5 बजने में 15 मिनट बाकी थे। वहाँ हम ये भी देख रहे होते हैं कि गैस लीक हो रही होती है। वो जंक कलेक्टर का इंतजार कर रही थी और करते करते 5 बजने में सिर्फ 1 ही मिनट बाकी होता है कि वो बाहर से शोर आने की वजह से वो बाहर जाती है तो वहाँ पे पपीज थे। अब 5 बजने में कुछ सेकंड बाकी थे। योंगसुक ग्रीन हाउस के करीब जाती है तो एकदम ब्लास्ट हो जाता है। प्रेजेंट में भी योंगसुक 5 बजने का इंतजार कर रही होती है। 5 बज जाते हैं और सियोयोन सुकून का सांस लेती है कि उसकी योंगसुक से जान छूट गई। लेकिन क्या साइको लोग इतनी जल्दी मर सकते हैं? कॉल फिर आती है और छोटी सियोयोन बड़ी सियोयोन से कहती है उसके फादर मर चुके हैं और वो बहुत रो रही थी और उसके बिल्कुल साथ योंगसुक थी जिसे हल्की फुल्की चोटें आई थी। अब योंगसुक कॉल पे बात करती है तो यहाँ पे सियोयोन की हालत ही खराब हो जाती है। वो उससे माफी मांगती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन योंगसुक सुनने के मूड में तो बिल्कुल नहीं थी। योंगसुक उसे खूब सुनाती है और सजा के तौर पे गर्म खोलता हुआ पानी छोटी सियोयोन के ऊपर गिराती है। जितना दर्द छोटी सियोयोन को होता है उतना ही दर्द उसे प्रेजेंट में होता है। उसके जिस्म पे जलने के निशान आने लगते हैं। उसे बहुत पेन हो रहा था। योंगसुक यहाँ ये बात भी रिवील करती है कि जिस फायर एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारे बाप की डेथ हुई थी वो गलती तुम्हारी माँ की नहीं बल्कि तुम्हारी थी। तुम्हारी माँ तो गैस बंद करके चली गई थी लेकिन पीछे तुमने उस गैस को ऑन किया था। और योंगसुक ये बात सच कह रही थी। सियोयोन ये सुन के वाकई में बहुत इमोशनल हो जाती है। अब सियोयोन की योंगसुक की मदद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो पुलिस स्टेशन में चोरी छुपे घुस के योंगसुक के पुराने रिकॉर्ड चुरा लेती है। अब वो बिल्कुल सच योंगसुक को बताती है कि उसे वो नाइफ कहाँ से मिलेगी। योंगसुक उस जगह जाके अपने सारे एविडेंस को आग लगा देती है जिससे प्रेजेंट में सारे रिकॉर्ड मिट जाते हैं और वो उस जंक कलेक्टर को भी मार डालती है जिसके पास वो नाइफ थी। दूसरी तरफ पास में सियोयोन की माँ छोटी सियोयोन और अपने हस्बैंड की मिसिंग रिपोर्ट लिखाती है। उसे पता चलता है कि आखिरी दफा वो योंगसुक के घर गए थे। सियोयोन की माँ एक पुलिस वाले को लेके योंगसुक के घर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ पास्ट चेंज होने से फिर से प्रेजेंट चेंज हो जाता है और घर का हुलिया बिल्कुल बदल जाता है। घर के लाउंज में हर जगह फ्रिज ही फ्रिज रखे हुए थे। सियोयोन अब कॉर्डलेस फोन को ढूंढती है। उस घर में एक औरत कॉर्डलेस फोन के साथ बात कर रही थी और वो औरत और कोई नहीं बल्कि योंगसुक थी जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी। तभी घर में हर जगह फ्रिज ही फ्रिज थे और हमें अच्छे से पता है कि योंगसुक फ्रिज का किस चीज के लिए इस्तेमाल करती है। दूसरी तरफ पास में सियोयोन की माँ और पुलिस वाला योंगसुक के घर की तलाशी लेते हैं और साथ में उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इसी दौरान सियोयोन की माँ को सियोयोन का एक क्लिप मिलता है। अब तो शक और ज्यादा पक्का हो गया था कि इसी ने कुछ किया है। सियोयोन की माँ उसी कॉर्डलेस फोन को यूज करते हुए अपने हस्बैंड को कॉल ट्राई करती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में बूढ़ी योंगसुक घर से बाहर जाती है तो सियोयोन पूरे घर में उस कॉर्डलेस फोन को ढूंढती है और उसे वो फोन उस घर की बेसमेंट से मिल जाता है। कॉल आने का इंतजार करती है तो कॉल जब आती है तो वो उसकी माँ की होती है जो कि ऑब्वियसली सियोयोन की माँ अपने हस्बैंड को कर रही थी। सियोयोन अपनी माँ को कहती है कि उस घर से चली जाए क्योंकि योंगसुक उसे मार डालेगी। अचानक से बूढ़ी योंगसुक सियोयोन पे हमला करती है। इन दोनों के दरमियान कॉर्डलेस फोन को लेके एक जबरदस्त फाइट होती है। दूसरी तरफ सियोयोन की माँ पुलिस वाले से बात करती है कि एक औरत ने कॉल उठाई है जो मुझे मॉम कह रही थी। इसी दौरान योंगसुक मौका देके पुलिस वाले को जान से मार डालती है। योंगसुक अब उससे फोन मांगती है तो वो वहाँ से भागना शुरू करती है। भागते भागते सियोयोन की माँ अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को एक कमरे में बंद कर देती है। प्रेजेंट में बार बार कॉल आ रही थी और सियोयोन को पता था कि ये उसकी माँ की कॉल होगी। बूढ़ी योंगसुक और सियोयोन के दरमियान अभी भी उस कॉर्डलेस फोन को लेके लड़ाई चली ही रही थी। सियोयोन किसी तरह योंगसुक को नॉकडाउन करके फोन लेके भागती है और इस सब के दरमियान वो इंजर्ड भी हो चुकी थी। बूढ़ी योंगसुक उसका पीछा करती है लेकिन सियोयोन अपनी जान बचाने के लिए उसी कमरे में अपने आप को बंद कर देती है जिस कमरे में अभी पास में सियोयोन की माँ ने अपने आप को बंद किया था। अब दोनों माँ बेटी एक ही कमरे में थे लेकिन अलग अलग टाइम में उन दोनों के पास कॉर्डलेस फोन थे और दोनों के दरवाजे के बाहर योंगसुक खड़ी थी जो ऑब्वियसली उन्हें जान से मारना चाहती है। सियोयोन की माँ पुलिस को कॉल करती है लेकिन उस कॉर्डलेस फोन को सियोयोन को कॉल लगती है और वो अपनी माँ को काम डाउन होने का कहती है। वो अपनी माँ को समझाती है कि कमरे में देखो कि कोई अगर ऐसी चीज है जिसे वो हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर सके तो वो ले ले। सियोयोन की माँ को कमरे में फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है। सियोयोन अपनी माँ को समझाती है कि दरवाजा खोल के इसको उसके ऊपर स्प्रे कर देना और वहाँ से भाग जाना। अब प्रेजेंट में बूढ़ी योंगसुक कुल्हाड़ी के साथ दरवाजा तोड़ने लगती है। सियोयोन भी काफी बड़ी मुश्किल में थी लेकिन फिर भी सियोयोन अपनी माँ को योंगसुक से बचाना चाहती थी। दूसरी तरफ योंगसुक सियोयोन को एज अ बेट इस्तेमाल करती है। सियोयोन की माँ के पास और कोई चारा नहीं होता। वो अपनी बेटी की आवाज सुन के दरवाजा खोल के उसके पास चली जाती है जो कि बहुत बुरी हालत में बंधी हुई थी। मौका देखती ही योंगसुक सियोयोन की माँ पे हमला करती है। योंगसुक चाकू से उसे मारना चाहती होती है लेकिन वो अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने हाथों से चाकू पकड़ लेती है। वो जम के योंगसुक का मुकाबला करती है और मुकाबला करते करते वो दोनों एक कमरे में
चले जाती हैं। सेयोन पास्ट और प्रेजेंट दोनों में रो रही थी। प्रेजेंट में सेयोन बहुत दुखी थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी ये समझती रही कि उसकी माँ की गलती की वजह से उसकी बाप की डेथ होगी, लेकिन आज उसी की वजह से उसकी माँ आज खतरे में थी। सेयोन बिल्कुल हार मान लेती है और आखिरी दफा वो अपनी माँ को सॉरी बोलती है। पास्ट में योंगसुक उस कमरे से निकलती है और सेयोन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में भी योंगसुक दरवाजा खोल के सेयोन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। योंगसुक उसे मारने ही वाली होती है कि सेयोन की माँ कमरे से निकल के योंगसुक को रोकती है और इसी दौरान वो दोनों फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती हैं। वो दोनों अब खूनो खून जमीन पे पड़ी हुई थी। ये होते ही योंगसुक प्रेजेंट में गायब हो जाती है। उसके बाद सेयोन प्रेजेंट में अपनी माँ को ढूंढने जाती है। वो अपनी बाप की कब्र पे जाती है जिसकी डेथ डेट अब दिसंबर 31, 1999 थी। सेयोन को लगता है कि उसकी माँ भी मर चुकी है, लेकिन सेयोन की माँ उसे आवाज लगाती है, वो जिंदा होती है और वो उसे देख के बहुत खुश होती है। सेयोन नोटिस करती है कि उसकी माँ के गर्दन पे एक गहरी चोट का निशान था जो कि उसी लड़ाई के दौरान आया होगा। वो अपनी माँ को देख के वाकई में बहुत खुश होती है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन क्या साइको लोग इतनी जल्दी मर सकते हैं? नेक्स्ट सीन में हम लोग एक औरत को देखते हैं जो कि उसी कॉर्डलेस फोन को यूज करते हुए योंगसुक को कॉल मिलाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे घर एक पुलिस वाला और एक औरत आएंगे जिसकी वजह से तुम मर भी सकती हो। और प्रेजेंट में वो औरत और कोई नहीं बल्कि योंगसुक खुद थी। और बूढ़ी योंगसुक ये सारी बातें उस वक्त अपने आप को बताती है जब सेयोन उस पूरे घर में कॉर्डलेस फोन को ढूंढ रही थी और वो देखती है कि योंगसुक किसी से बात कर रही होती है और वो उस वक्त ये सारी बातें कॉर्डलेस फोन की मदद से अपने आप को ही बता रही थी। फिर हम लोग अगले सीन में पास्ट में योंगसुक को देखते हैं जो कि उस एक्सीडेंट में बच गई थी। मूवी के लास्ट सीन में प्रेजेंट में हम लोग सेयोन को देखते हैं जो कि एक चेयर पर बंधी हुई थी, यानी अभी भी योंगसुक से छुटकारा उसे नहीं है। और सेयोन के इसी खौफ के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।